लेक्चर नंबर कौन सा है? जरा देखना। आई थिंक लेक्चर नंबर 7 होगा, क्या होगा? 8th। सेकेंड पीरियड। सेकंड में क्या कुछ है, क्या क्या दिक्कत है? तो मेरी क्लास कहीं होगी, मैंने बोला तो है कि मेरी क्लास लगा सकते हो, चाहे जब लगा दो, मगर लाइन से लगाओ, क्योंकि ऑनलाइन की क्लासें लेनी होती है। ओए, ये कौन सी पीपीटी लगा गया है? पीपीटी नंबर 6 बोली यार, इसको बुलाएगा कौन? पीपीटी कैसे लगती है? हाँ, उसको बुलाना। तभी मैं कहूँ, ये तो सब पढ़ा चुके हैं, पीपीटी खत्म हो गई, सीधा थैंक यू आ गया। 6 नंबर पीपीटी बोली है, इसने ये लगा दी है। तो इसका मतलब नेट 8 बजे इतने बच्चे आ पाते हैं बस? हैं? मैं तो 7 बज के 56 मिनट या 55 मिनट पे आ गया था। फिर मैंने कहा 2-4 मिनट रुक लेता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ। मैं 7:56 पे आ गया था यहाँ पे। तो ये डेडिकेशन बच्चों की तरफ से खराब है कि टीचर की तरफ से खराब है? क्योंकि ताली एक हाथ तो देखो बजती नहीं है, उसमें दूसरा हाथ भी होता ही है ना? कि तो ये डेडिकेशन कहाँ कहाँ से खराब है? दोनों तरफ से है कि एक तरफ से है? दोनों तरफ से। ओके। टीचर कितने टाइम तक आते हैं पहली क्लास में? टीचर कितने टाइम तक आते हैं? 8:30। हाँ, 8:15 तक। 8:15 तक। और बच्चे कितने तक आते हैं? ये 5 नंबर लगाइए, 6 नंबर लगा दो, जिसको मैंने कहा था ना वो टैग करो। ये वाली, आपने ये वाली लगाई है। ये अभी इसमें डाउनलोड ही नहीं है क्या? कल फिर से कर दें? देखो, ये 6 है ना? नहीं, आपने तो यही लगाई है। हाँ, नहीं, आपने तो ये सही लगाई है। वो वाली पीपीटी कहाँ गई जो सैटरडे को लगवाई है? सैटरडे वाली पीपीटी कहाँ है? हाँ, सैटरडे को जो आपने लगाई थी वो कहाँ है? अरे सैटरडे को ये भेजी है, ये वाली लगा दो, इसको भेजता हूँ। 7 है ना आपके पास? अच्छा है। ओके। गौतम जी को भी बोल देता हूँ, नहीं तो वो भी 6 लगा देंगे।
आप सही है ना? ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई, नेक्स्ट केस क्या है जरा डिस्कस करते हैं। हेडिंग लिख लो सब लोग, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। हेडिंग लिखिए, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो परसेंटेज यील्ड क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। परसेंटेज यील्ड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करता हूं कि भाई परसेंटेज यील्ड क्या है। देखो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है। परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले इसकी मीनिंग समझो कि इसका मतलब क्या है। तो देखो परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है सिंपल सा, कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है। कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है। जैसे कोई रिएक्शन 70% हो रही है तो उसको बोला जाता है परसेंटेज यील्ड उसका कितना है, 70% है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, क्योंकि जब हमें मतलब पता होगा तो चीज निकल के आएगी कि हाँ भाई निकालना कैसे है। तो ये बताओ, किसी के 10 मोल थे और 4 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है, 40%, है कि नहीं। 40% रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब इसमें रिएक्शन 100% नहीं होगी कभी, नहीं तो निकलेगा ही क्यों, है ना। तो जनरली इसमें रिएक्शन 100% नहीं हो रही होगी, 100% रिएक्शन इसमें नहीं हो रही होगी। तो देखो परसेंटेज यील्ड का मतलब है कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है या कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। तो या तो आप इस चीज को ऐसे कह सकते हो या फिर इस चीज को ऐसे कह सकते हो, कितना प्रोडक्ट बनना है। जब पूरी रिएक्शन नहीं होगी तो पूरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पूरा प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। भाई मैंने 10 मोल लिए, अब 10 के 10 मोल डिसोसिएट ही नहीं हुए तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट भी तो नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ लो, कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है इसका मतलब होता है परसेंटेज यील्ड। यदि मैं किसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू बी है, इसके शुरुआत में मैंने 8 मोल लिए, छापना नहीं, ठीक है। ए इक्वल टू बी एक केमिकल रिएक्शन है, इसके शुरुआत में मैंने 8 मोल लिए और मैंने कहा यार परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन 50% है। कितना है, 50%। तो मैं पूछ सकता हूं हाउ मैनी मोल ऑफ बी फॉर्म। अब यदि तुम्हें परसेंटेज यील्ड का मतलब पता है तो ये तो आसानी से हो जाएगा, नहीं पता है तो ये डरावना टाइप का वर्ड लग रहा है परसेंटेज यील्ड की, कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। 8 मोल थे, 50% रिएक्शन हुई तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, 50% बनेगा। आप टर्म पे मत जाए, टर्म बहुत बड़ा लिख किया गया है, नए नए टर्म यूज होते हैं तो डरावने लगते हैं, नहीं तो फर्जी बातें चल रही होती हैं, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब है कितने परसेंट रिएक्शन हुई, इसका मतलब हुआ कि इसका 50% हमें डिसोसिएट कराना है। अब इसका 50% कितना होता है तो सभी बच्चे जानते हैं कि भाई 8 में से 4 चला गया
जितना जाएगा उतना बनेगा, 1:1 की रिएक्शन है। 1:1 का मतलब यही हुआ जितना ये खर्च हो रहा है उतना ये बनना है, 4 खर्च हो रहा है 4 बनना है। तो बी के कितने मोल बने? 4। ए के कितने मोल खर्च हुए? 4। ए के कितने मोल बचे? 4। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब ये है। तो क्वेश्चन में या तो परसेंटेज यील्ड दिया जाता है, प्रोडक्ट निकालने को कहता है, या तो परसेंटेज यील्ड दिया जाता है, प्रोडक्ट निकालने को कहता है। जैसे जैसे ये देखो क्वेश्चन, कहां गया भाई, आ जाओ, ये अब देखो ये क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन पे नजर मारें। कहा गया है ए इक्वल टू बी, परसेंटेज यील्ड 80%, बी इक्वल टू 2D, परसेंटेज यील्ड 50%। कैलकुलेट द मोल ऑफ डी इफ 2 मोल ऑफ ए इनिशियली टेकन इन ए केमिकल रिएक्शन। हमने कितने मोल लिए हैं? 2 मोल, ठीक है, और डी के मोल पूछ रहा हूं। मुझे इसके मोल पता है, इसके मोल, और हम लोग इसके मोल फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो, यदि बी के मोल मिल जाएंगे तो डी के मिल जाएंगे। क्यों? जितने बी के मोल होंगे वो यहां आ जाएंगे, क्योंकि जितना भी इसमें फॉर्म हो रहा है वो सारा का सारा कन्वर्जन कर रहा है डी में, परसेंटेज यील्ड के हिसाब से। तो रिएक्शन कितने से स्टार्ट है? 2 मोल से। वो कह रहा है ए के हमारे पास 2 मोल है। अब परसेंटेज यील्ड कितना है? 80%। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसकी मीनिंग पता है तो बहुत सिंपल बात है, इसका मतलब क्या हुआ? 80% रिएक्शन हुई है। तो 2 मोल का 80% कितना है? 1.6। इसका मतलब इतना डिसोसिएट हुआ है। तो भाई 2 मोल का 80% डिसोसिएट हो गया। तो 2 मोल का 80% 1.6 डिसोसिएट हुआ। जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा। तो यार ये 1.6 मोल फॉर्म हो गया। तो बी की वैल्यू आ गई 1.6 मोल। क्लियर है? टेंशन तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब कह रहा है B इक्वल टू 2D। तो B कितना है? 1.6 मोल। T इक्वल टू 0 पे परसेंटेज यील्ड कितना है? 50%। इसका मतलब 50% रिएक्शन हुई है। तो 1.6 का 50% आधा, आधा का मतलब 2 से डिवाइड, तो 0.8 रिएक्शन हो रही है। तो इसमें से कितना डिसोसिएट हो रहा है? 0.8। अब जितना डिसोसिएट होगा उसका डबल बनेगा। तो 0.8 का डबल इतना बनेगा। तो ये कितना हुआ जाके? 1.6 मोल। इसका मतलब डी कितना फॉर्म होगा? 1.6 मोल। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब समझे? परसेंटेज यील्ड का मतलब कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। तो कितने परसेंट रिएक्शन हुई है ये बता रहा होता है परसेंटेज यील्ड। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि परसेंटेज यील्ड देके किसी प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ ली, जैसे ये क्वेश्चन है। हो सकता है एक ही रिएक्शन दे, दो ना दे। मैंने जैसे इसको थोड़ा टफ कर दिया, एक में परसेंटेज यील्ड लगाया फिर दूसरे में भी लगा दिया। हो सकता है वो एक ही में लगाए, क्योंकि मैंने यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज उसको टफ किया है तो वैल्यू इजी की है, मोल में पहले से ही बना के दे दिए, है ना। वो एक ही रिएक्शन लगाएगा तो मोल ओल में नहीं बना के देगा, मास में देगा। मास ऊपर से बहुत गंदा सा वैल्यू देगा, जैसे आप थोड़ा सा मेहनत करो। तो बात समझ पा रहे हो? परसेंटेज यील्ड की मीनिंग सब लोग समझ गए? सब लोग परसेंटेज यील्ड की मीनिंग समझ गए ना? तो बस खेल खत्म। अब दूसरा पार्ट कैसे आएगा? दूसरा पार्ट परसेंटेज यील्ड निकालने को आएगा। दिया था, निकालने को आएगा कि बताओ कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, वो कैसे निकाला जाएगा। तो अब गौर समझना, ठीक है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ए इक्वल टू बी रिएक्शन है, ए इक्वल टू बी रिएक्शन है, इसके 8 मोल दिए हैं और मैंने ये नहीं बताया है कि रिएक्शन कितने परसेंट हुई है। बताओ प्रोडक्ट बता पाओगे? ए इक्वल टू बी रिएक्शन है, मैंने ये बताया नहीं कि परसेंटेज यील्ड कितना है। प्रोडक्ट बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम्हें कैसे पता चलेगा रिएक्शन कितने परसेंट हो रही है। यदि तुमने परसेंटेज यील्ड पूछ रखा है तो इसका मतलब रिएक्शन 100% नहीं हुई है।
अब 100% नहीं हुई तो कितने परसेंट हुई है तो हमें थोड़ी पता चलेगा, हम कोई चटनी वाले बाबा तो है नहीं। पता चल गया है ना, इतना नॉलेज तो है नहीं हम लोग, है कि नहीं? तो इतना नॉलेज तो है नहीं हमको, जब तक डाटा नहीं दोगे अच्छे से तब तक हम नहीं बताएंगे कुछ। तो इसका मतलब जब परसेंटेज यील्ड पूछा जाएगा तो प्रोडक्ट आपको जो भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो हमेशा परसेंटेज यील्ड वाला प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि वो आप नहीं निकाल सकते हो। भाई मैंने कहा ये 8 मोल है और परसेंटेज यील्ड नहीं दिया है, प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, ना तुमसे निकलेगा ना हमसे निकलेगा, क्योंकि हम में से किसी के पास इतना टैलेंट नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब यदि वो इसमें प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में दे दे तो इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है, वो उसने एक्सपेरिमेंट से निकाल के दिया है। बिना परसेंटेज यील्ड की वैल्यू दिए हम प्रोडक्ट कैसे बता देंगे? बता पाओगे? नहीं। हम बता पाएंगे? नहीं। तो फिर यार वो कैसे बता रहा है? इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अपना उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बता रहा होगा। तो गौर सुनना, परसेंटेज यील्ड निकाला कैसे जाता है? परसेंटेज यील्ड निकाला कैसे जाता है? देखो आपको कॉन्सेप्ट देता हूं परसेंटेज यील्ड निकालने का। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगा? देखो, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको ऊपर डालना है, उसको ऊपर डालना, क्योंकि कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम वो खुद निकाल रहे हैं। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या निकाल रहे हो? कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है ना? परसेंटेज यील्ड का मतलब तुम क्या निकाल रहे हो? कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, तो वो तो तुम खुद निकाल रहे हो। तो जो वैल्यू दी जाए उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आप उसको ऊपर डाल दो। जर्नली ये वैल्यू प्रोडक्ट की होगी मगर वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, ठीक है? जो वैल्यू दी गई उसको ऊपर डाल दिया। यूनिट एंड डायमेंशन का ध्यान रखना, जिस फॉर्मेट में ऊपर वैल्यू डालोगे उसी फॉर्मेट में नीचे डालोगे। ऊपर मोल है तो नीचे भी मोल चलेगा, ऊपर मास है तो नीचे भी मास चलेगा, बस यूनिट सेम रखनी है। अब यहां पे कौन सी वैल्यू आती है? कैलकुलेटिंग वैल्यू। ये आप कैलकुलेट करोगे 100% रिएक्शन मानकर, आप ये मान के चलोगे कि ये रिएक्शन 100% हो रही है, ये आप करोगे। उसी प्रोडक्ट की वैल्यू रखनी है, उसी प्रोडक्ट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन में दी जाएगी, ये क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम कहां से निकाल पाएंगे? हम तो यहां तराजू अराजू लेके बैठे नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम तो कैलकुलेट ही कर पाते हैं ना पेन कॉपी से। और ये आप निकालोगे कैलकुलेटिंग वैल्यू, ये क्या करोगे? आप निकालोगे, ये आप निकालोगे। कैसे? जैसे अभी तक निकालते आए हो उस मेथड से। तो देखो, परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है? उसको निकालने का तरीका क्या है? जो क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी वो ऑलवेज 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 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, क्योंकि उसको पता है कि रिएक्शन कितने परसेंट हुई है, हमको नहीं पता है। तो उस वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, और उसी की थ्योरेटिकल वैल्यू या उसी की कैलकुलेटिंग वैल्यू आपको निकालनी है। आप जब निकालोगे तो रिएक्शन को 100% मान के निकालोगे, तो आपकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, क्योंकि आपको निकालना 100% में आता है। जो आपने पीछे 2 केस किए हैं कल कि हाँ भाई प्रोडक्ट निकालो, सक्सेसिव रिएक्शन है तो प्रोडक्ट निकालो, तो वहां आप 100% कन्वर्जन मान के चलते हो, तो ये आप निकालोगे और ये क्वेश्चन में दिया होगा। और किसकी वैल्यू निकालनी है? सेम चीज की, जिस चीज की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी उसी चीज की वैल्यू तुम निकाल दोगे प्रोडक्ट में। जिस प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी उसी प्रोडक्ट की वैल्यू आप निकाल दोगे, ध्यान रखना। क्लियर है इतना? ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि रिएक्शन कितने परसेंट हुई है, वो कह रहा है बताओ रिएक्शन कितने परसेंट हुई है। तो ये वैल्यू जो आती है, जो क्वेश्चन में दी जाएगी, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, ठीक है? और जो हम कैलकुलेट करेंगे उसी की, वो हमारी कैलकुलेटिंग वैल्यू होगी। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इंटू कैलकुलेटिंग वैल्यू इंटू 100, परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 भी लगेगा। क्या हो गया? परसेंटेज यील्ड हो गया। और इसको मैं बहुत देसी लैंग्वेज में भी समझा देता हूं, ठीक है? 8 मोल थे, 3 मोल बी बना, इसका मतलब क्या हुआ?
2 कर देता हूं, जैसे जल्दी जल्दी आप परसेंटेज निकाल लो। 8 मोल थे और 2 मोल भी बना, तो आपसे मैंने कहा परसेंटेज निकालो, तो किसकी वैल्यू आपको दी है? बी की। ये जो वैल्यू दी है ये एक्सपेरिमेंटल हुई, ये एक्सपेरिमेंटल हुई। अब बी की वैल्यू आप अपने हिसाब से निकालो जैसे आपको पढ़ाया गया है। तो भाई सेम रेशियो में है, 1:1 है, तो 8 मोल खर्च होंगे तो 8 मोल बनेंगे, है कि नहीं? तो 8 मोल जो आए ये कैलकुलेटिंग वैल्यू आई, 2/8 इंटू 100, 25% रिएक्शन हुई है। जो वो वैल्यू देगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है? इसका मतलब वो परसेंटेज यील्ड पे निकाली गई है, मगर हमें परसेंटेज यील्ड नहीं पता है, इसलिए हम 100% रिएक्शन को मान के निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इंटू कैलकुलेटिंग वैल्यू इंटू 100, बस बार बार यही करना है यदि परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है। अब एक क्वेश्चन करता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज आएगा कि हाँ यार इसको करना कैसे है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए और सभी लोग इसका आंसर बताएं कि हाँ भाई क्या आएगा। मैंने क्वेश्चन ये लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने थर्मली ब्रेक किया ऐसे। ये देखिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है? मैंने आपसे कहा 4 मोल ऑफ, अभी मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं इसलिए मोल में वैल्यू दे रहा हूं, 4 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली heated and form 3 mole of calcium oxide. Calculate percentage yield of reaction. ऑप्शन 50%, 60%, 70%, 75%। अब हमें क्या है, अब देखो किस प्रोडक्ट की वैल्यू दी है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जिसकी वैल्यू दी है उसी की वैल्यू आप निकालोगे, जिसकी वैल्यू दी है उसी की वैल्यू निकालोगे। तो देखो परसेंटेज यील्ड मैं निकालने जा रहा हूं, मैंने कहा यार परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है? 3 मोल। कैलकुलेटिंग वैल्यू अपने को निकालनी है। अब कैलकुलेटिंग वैल्यू कितनी आएगी? आपको जो पढ़ाया गया है उससे निकाल लो। मैंने कल मतलब सैटरडे को क्या पढ़ाया था? जो दिया जाए, एक ही रूल पढ़ाया था, रिएक्शन बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो दिया जाए उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो बराबर कर दो। तो भाई मैंने इसके मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन कॉफिशिएंट 1, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन कॉफिशिएंट 1, इसके मोल कितने? 4, इसके मोल कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के 4 मोल निकल आए। ये क्या है? कैलकुलेटिंग वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, और ये जो कैलकुलेट हुई है ये मान के हुई है कि रिएक्शन 100% हुई है, इसीलिए वो हमेशा नीचे डाला जाता है। तो कैलकुलेटिंग वैल्यू आई ये, अब इसको कटपीट कर लो, तो जब कट्टम काट खेला तो वैल्यू आ गई क्या? 75%। तो कॉन्सेप्ट ये है। अब कॉन्सेप्ट को साथ साथ कैलकुलेशन को अपने को टफ करना है। कॉन्सेप्ट तो टफ है, कैलकुलेशन टफ करनी रह गई है। मैंने मोल बना के दे दिया है, वो बना के नहीं देगा। मैंने डायरेक्ट मोल में दिया है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या हुआ, समझ गए? कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, पहला पॉइंट। वो निकाला कैसे जाएगा? जिस प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, डिवाइडेड बाय उसी प्रोडक्ट की कैलकुलेटिंग वैल्यू जो आप निकालोगे, उसी प्रोडक्ट की कैलकुलेटिंग वैल्यू जो आप निकालोगे, डाल दोगे आंसर आ जाएगा।
इसका मतलब है ये रिएक्शन 75% हुई है। और ना मानो देख लो 75% रिएक्शन कराओ, देखना प्रोडक्ट यही आएगा 3 मोल। 4 मोल है, 75% रिएक्शन करा लो तो 4 का 75% क्या होता है 3 मोल। तो इसका मतलब 3 मोल डिसोसिएट होंगे, जितने डिसोसिएट होंगे उतने फॉर्म होंगे। निकल आया परसेंटेज यील्ड। तो जब भी कहीं परसेंटेज यील्ड आएगा तो हम इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ये परसेंटेज यील्ड देके प्रोडक्ट पूछना, एक प्रोडक्ट देके परसेंटेज यील्ड पूछना। प्रोडक्ट देके परसेंटेज यील्ड पूछना। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो पेपर में आया है, आई थिंक यही है क्या, देखना एक बार। पूछ क्या रहा है, नहीं यार ये कुछ और है, ये नहीं है। अच्छा पेपर में नहीं आया है, पेपर में उसका क्वेश्चन आया है सैंपल परसेंटेज का, इसका मैं देता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन सब लोग करेंगे और आंसर बताएंगे कि हाँ भाई उन लोगों का आंसर क्या निकल रहा है। देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, सोडियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है हमारा और क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड सॉलिड गैस। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, 46 और 12 और 12 48 60 106, 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट थर्मली heated and release 0.112 liter carbon dioxide gas at STP. Calculate percentage yield of above reaction A 40%, B 50%, C 75%, D 65%। अब देखो मैंने इस बार क्या किया, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, मगर इस बार थोड़ा डाटा को टफ कर दिया। मोल बनाओ सबके और रखो, जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है, बस मैंने डाटा को थोड़ा टफ किया कि अब हिलाओ डुलाओ मोल बनाओ ये सब करो। अब परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, जो दिया जाएगा उसी की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ दिया क्या है, अब बताओ दिया क्या है, किसका, मैंने प्रोडक्ट में बताया है, जो प्रोडक्ट दिया जाए उसी की वैल्यू निकाल दोगे। तो किसकी वैल्यू दी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की ही वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, मैंने आपको बोला है दोनों में क्या सेम यूनिट रखनी है, तो यहां पे लीटर में निकला है, तो चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड लीटर में निकाल दो, नहीं तो इसको मोल में बनाओ और उसको मोल में निकाल दो, बस यूनिट सेम रखनी है, चाहे जो निकालो वो आपकी इच्छाएं है, यूनिट सेम रखनी है। ठीक है, तो अब जरा देखो कैसे करोगे, आंसर बताओ सब लोग करके, मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग करो फिर मैं बताता हूं। यूनिट सेम रखनी है चाहे जो निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू लीटर में दी है, आप कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू लीटर में निकाल दो क्योंकि यूनिट सेम रखनी है। ठीक है, तो कितना आ रहा है और बताइए, और लोग आंसर काउंट करें, गलत करो सही करो मगर करो, गलत करिए सही करिए मगर करिए। किसी ने ये नहीं कहा है कि आपको सही करना है, आपको करना है बस जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन का आंसर निकालिए, जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया है, जो प्रोडक्ट दिया जाए उसी की वैल्यू निकाल देनी है। कौन सा प्रोडक्ट दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही वैल्यू निकाल दो। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पढ़ा रखा है,
जो निकालना हो, जो दिया जाए, उसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर करने हैं। सैटरडे को पढ़ाया था। रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस करो, फिर गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करो। तो देखो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर मोल अपॉन कॉफिशिएंट। इसके मोल बनाओ, और इसके मोल अपने को निकालने हैं। तो ये कितना आया, 10⁻⁻²। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने आ गए, 10⁻²। मैंने कहा यूनिट सेम होनी चाहिए। यहां कार्बन डाइऑक्साइड किस में, लीटर में, तो ये भी लीटर में बना लो। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10⁻² इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, परसेंटेज यील्ड बनाओ। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है, अपॉन कैलकुलेटिंग वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके लाए हो, इंटू 100। अब कट्टम काट खेल लो। ये ऐसे आया, यहां पे पॉइंट बना दिया 2 जीरो लगा के, ये 2 हो गए, ये कट गया, ये ऊपर चला गया। तो 100 डिवाइडेड बाई 2, 50% हमारा आंसर आ गया। ये देखो, जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है, जो प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी को निकाल देंगे। वो क्या बताता है, परसेंटेज यील्ड। क्लियर। दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए। परसेंटेज यील्ड देके प्रोडक्ट पूछना, प्रोडक्ट देके परसेंटेज यील्ड पूछना। हाँ बेटे, कर लो, तब भी आंसर वही आएगा। यूनिट सेम रखनी है। आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, मास में कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, चाहे जिसमें कर लो। मतलब यदि ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर मोल है तो नीचे भी मोल होना चाहिए, ऊपर मास है तो नीचे भी मास होना चाहिए, उसी चीज का। ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस क्या है, ये देखो। नेक्स्ट केस क्या है, केस नंबर 4। केस नंबर कौन सा है, ये 4 है। केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमारा क्या है, जरा आप इसको देखो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। अब ये सैंपल की कहानी क्या है, जरा समझो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है। देखिए, जब भी कहीं सैंपल बोला जाता है, इसका मतलब एक मेन मॉलिक्यूल होगा, मेन कंपाउंड होगा, और उसके साथ कुछ और भी कंपाउंड होंगे जिसको आप एज ए इंप्योरिटी लोगे, एज ए इंप्योरिटी लोगे। पर सैंपल का मतलब होता है क्या, एक तरह का, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो और मान लो। और क्या होता है, और यही होता है ना कि यार एक एलिमेंट, एटम मेन होता है, फिर जितने भी एलिमेंट हैं सब एज ए इंप्योरिटी काउंट होते हैं, है ना। जिसकी आप मेटलर्जी निकालते हो, जिसका आप प्यूरिफिकेशन करते हो, वो उसका मेन पार्ट है, बाकी सब इंप्योरिटी में चले जाते हैं। उसी तरह से सैंपल है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम मेन मानते हैं, बाकी सब इंप्योरिटी में आते हैं। तो जब भी सैंपल कह दिया जाए, इसका मतलब कंपाउंड के साथ कुछ इंप्योरिटी भी लगी हुई है। जब भी कहीं सैंपल लिख दिया जाएगा तो क्या समझोगे, कंपाउंड के साथ इंप्योरिटी भी लगी हुई है। पहला पॉइंट समझ गए कि सैंपल का मतलब क्या है, कंपाउंड के साथ कुछ इंप्योरिटी भी लगी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट समझो, ओनली मेन कंपाउंड, only main compound participate in chemical reaction। सिर्फ मेन कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कोई और नहीं करेगा। सिर्फ मेन कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कोई नहीं करेगा।
वो एज ए इम्प्योरिटी है, वो उसी तरह से रखे रहेंगे, है ना। जैसे मैंने क्या किया, अभी रोड पे गए, एक मुट्ठी क्या उठा लाए, क्ले उठा लाए, मिट्टी उठा लाए, तो उसमें एल्युमिनियम है, तो सिर्फ एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा, उसके अलावा जो मिट्टी है या कोई और एलिमेंट है वो बस ऐसे ही पड़े रहेंगे, कंटेनर में अपना नीचे पड़े रहेंगे। रिएक्शन कौन करेगा, मेन कंपाउंड, बाकी सब एज ए इम्प्योरिटी रहेंगे, कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात, सैंपल का मतलब क्या है, एक मेन कंपाउंड है, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी लगी है। दूसरी बात, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ मेन कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जरा देखो, जब हमारी इतनी बात क्लियर हो गई, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा मेन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट फॉर्म होगा किससे, मेन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, मेन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आएगा। अब बात आई ये निकालते कैसे हैं। डिट्टो वही करना है जो पीछे करना था। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में बनाएंगे, ठीक है, फिर मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो इक्वेट कर देंगे, फिर मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो इक्वेट कर देंगे। क्लियर है। क्या करना है, वही करना है जो स्टैक्योमेट्री में हमने सैटरडे को पढ़ा है। कोई भी रिएक्शन दी जाएगी उसको बैलेंस करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करने के बाद जो निकालना होगा और जो दिया जाएगा उसके मोल अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर देंगे। अब बात आती है ये परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, कैसे निकलेगा। तो मैं इसका फार्मूला निकालने से पहले एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपको क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझाऊं, तो आपको भी पता हो कि रियलिटी में फार्मूला नाम की कोई खास चीज नहीं है, मगर करना कैसे होता है ये पता चल जाए। देखिए, हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल है। जैसे ही सैंपल लग गया, तुम समझ गए मेन कंपाउंड कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। भाई तुम उसका नाम बता रहे हो, बाकी किसी का नहीं बता रहे हो, तो इसका मतलब वही मेन है। अच्छा, सैंपल लग गया, इसका मतलब ये 100 ग्राम में से कुछ कैल्शियम कार्बोनेट है और कुछ इंप्योरिटी है कि नहीं। 100 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, इसका मतलब मेन कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट है, साथ में कुछ इंप्योरिटी है। मगर मास किसका दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है कि सैंपल का दिया है, सैंपल का दिया है। इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट है, 90 ग्राम हो सकता है, 70 ग्राम हो सकता है, 60 ग्राम हो सकता है, हमें नहीं पता है। मगर ये पता है 100% नहीं है, मतलब 100 ग्राम नहीं है, नहीं तो हम सैंपल ना लिखते, नहीं तो हम सैंपल ना लिखते। तो देखो, जैसे ही उसने कहा 100 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज एज फॉलोज। कैसे ब्रेक हुआ, अब जरा देखो, क्या आपको इंप्योरिटी की रिएक्शन लिख के दी गई, सैंपल है तो इंप्योरिटी भी होगी, क्या लिखी है, नहीं, नहीं लिखी है, बस मेन कंपाउंड की रिएक्शन लिखी जाएगी। इसका मतलब बाकी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इंप्योरिटी के फॉर्म में है मगर रिएक्शन नहीं करेगा किसी तरह की। अब मैंने कहा 23 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म इन ए डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, कितने परसेंट सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट है। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब
मेन कंपाउंड उसमें कितने परसेंट है सैंपल में। अब देखो अभी छापना नहीं है, मतलब करना नहीं है, मैं क्वेश्चन के थ्रू पहले ये समझाना चाह रहा था कि है क्या। तो देखो सैंपल का मतलब मेन कंपाउंड साथ में इंप्योरिटी, कौन रिएक्शन करेगा, सिर्फ मेन कंपाउंड करेगा। प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में आएगा, मेन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में आएगा। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेन कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है ना, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ मेन कंपाउंड प्रेजेंट इन ए सैंपल। मेन कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है, मेन कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है। अच्छा अब बात आती निकालने की, अभी थ्योरी पढ़ा दें फिर क्वेश्चन भी करेंगे। अब आप मुझे बताओ, मैं यदि कह रहा हूं कि 10 ग्राम सैंपल है, 10 ग्राम सैंपल है, उसमें से 8 ग्राम मेन कंपाउंड है, तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आई। 10 ग्राम सैंपल में 8 ग्राम मेन कंपाउंड है, तो मेन कंपाउंड का परसेंटेज कितना है उसमें, तो कैसे निकालोगे, मेन कंपाउंड का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मेन कंपाउंड का अमाउंट डिवाइडेड बाय सैंपल का अमाउंट। 10 ग्राम सैंपल में मेन कंपाउंड 8 ग्राम है, तो उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 80%, ऐसे ही तो निकालोगे, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, जैसे दो चार लोग हो, चार लोग के पास मिलकर 500 रुपए हैं, इसमें से मेन बंदे के पास 200 रुपए है, बाकी सबके थोड़े थोड़े हैं मगर एक के पास 200 है, तो मेन आदमी के बताओ कितने पैसे हैं, कितना परसेंटेज है, तो वैसे ही तो निकालना है। वैसे ही वो पूछ रहा है कि भाई कई कंपाउंडों का मिक्सचर है, इसमें से जो मेन है, मेन का मतलब जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट है, उसका अमाउंट कितने परसेंट है, तो कैसे करोगे, जिसका परसेंटेज पूछ रहा है उसका अमाउंट ऊपर, नीचे सैंपल इनटू 100। तो देखो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब है मेन कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है। अब किसी का परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, तो यार ये तो बचपन से जानते हो, बस उसके नाम अलग अलग है, नाम रख दिया है परसेंटेज प्योरिटी। नहीं तो आप परसेंटेज निकाल रहे हो किसी का, बस आप परसेंटेज निकाल रहे हो किसी का, जैसे आपके सब्जेक्ट में निकाला जाता है कि 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर हैं, तो सबके परसेंटेज बता दो टोटल में कितना कितना परसेंटेज है, वही तो कर रहे हैं। तो 4 6 10 मालिक्यूल है, पता नहीं कितने मालिक्यूल है, मगर मेन कंपाउंड का मास 8 ग्राम है और टोटल मास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में से मेन कंपाउंड 8 ग्राम है, मैं पूछ रहा हूं मेन कंपाउंड का परसेंटेज बताओ, यही तो हुआ इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे निकालोगे, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल इक्वल टू, अब देखो फार्मूला बना रहा हूं, मास ऑफ मेन कंपाउंड। अब मेन कंपाउंड का मास है, इसका मतलब ये प्योर हो गया, मास ऑफ मेन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100, मेन कंपाउंड का मास डिवाइडेड बाय सैंपल का मास इनटू 100। तो देखो पहले मैंने थ्योरी चिपका दी है, मतलब समझा दिया है, सैंपल का मतलब एक मेन कंपाउंड होगा साथ में इंप्योरिटी होगी, ओनली ये वाला स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेन कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कोई नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट मेन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि वही पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आ रहा होगा। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है, मेन कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या होता है, मेन कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है। अब किसी कंपाउंड की या किसी की परसेंटेज निकालना बच्चों का खेल है, हम बचपन से निकालते हैं, बस हम मीनिंग नहीं समझ पा रहे थे। 4 लोग हैं, उन सबका वेट मिला के 400 ग्राम 400 किलो है, हम 4 लोग हैं, हम 4 लोगों का वेट मिला के
400 किलो है, उसमें से 100 किलो अकेले मेरा वेट है। मैंने पूछा बताओ मेरा वेट कितना है परसेंटेज में, तो 25%। बस यही तो कह रहा है। 4-5 मालिक्यूल हैं जिनको हम इम्प्योरिटी नाम दे रहे हैं कुछ को। हमने कहा भाई इस वाले मालिक्यूल का परसेंटेज बताओ, तो तुम क्या कर रहे हो, जब मेरा परसेंटेज की बात आई तो मुझे ऊपर डाला, नीचे टोटल डाला, वही वहां करना है। मेन कंपाउंड का मास ऊपर डाल दिया, नीचे टोटल डाल दिया इनटू 100। यूनिट सेम होनी चाहिए, मास मास, मोल मोल, वॉल्यूम वॉल्यूम, चाहे जिस फॉर्मेट में वैल्यू डालो मगर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन मोल के फॉर्म में दिया है तो मोल अपॉन मोल चिपका दो, मास के फॉर्म में दिया है मास अपॉन मास चिपका दो, वॉल्यूम के फॉर्म में दिया वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम चिपका दो, यूनिट सेम होनी चाहिए चाहे जिस फॉर्मेट में वैल्यू डाल दो। थ्योरी समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये देखो, अब जरा देखो यार, सिंपल सी बात है कि किसका परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब पहले बताओ मुझे, क्वेश्चन करना ही नहीं है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज बताओ सैंपल में। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है, मेन कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है। इसमें मेन कंपाउंड कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसी का नाम दिया गया है और किसी का दिया ही नहीं जाएगा कुछ। तो मेन कंपाउंड पहचानने में किसी बच्चे को जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि और कोई मालिक्यूल का नाम ही नहीं दिया जाएगा। तो जब किसी का नाम ही नहीं दिया है तो ऑटोमेटिक मेन कंपाउंड वही होगा जिसका नाम दिया है। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है, वो कह रहा है भाई सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज बताओ। तो पहले पता होना चाहिए निकालना क्या है, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज बताओ सैंपल में। अब कैसे निकलेगा, यदि कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज पूछ रहे हो तो सैंपल का तो मास दिया ही है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिल जाए, है कि नहीं। भाई तुमने किसका परसेंटेज पूछा है, देखो तुमने किसका परसेंटेज पूछा है, इस लैंग्वेज को पढ़ के बताओ। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, इसका मतलब क्या हुआ, सैंपल में मेन कंपाउंड का परसेंटेज बताना। मेन कंपाउंड कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब तुम कह रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज बताओ। अब कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज प्योरिटी लिखा ऐसे जाता है, साइंस की दिक्कत यही है, लिखते कुछ है सोचते कुछ है होता कुछ है। अब देखो लिख रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, मगर आप मास परसेंटेज किसका निकाल रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट का, है कि नहीं। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। अब सैंपल तो दिया है, 100 भी दिया है, अब मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए, यही है ना। और देखो कितना रद्दी है, ये तुम पहले भी करते आए हो, बस तुम्हें इनकी मीनिंग नहीं पता थी। इसका मास दिया है तो इसका नहीं निकाल पाओगे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दो, ये तो हम शुरुआत से पढ़ते आए। तो हमें जो निकालना है वो हमें आता है, बस हमें मीनिंग नहीं आती है कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का रियल मतलब क्या है। जैसे ही मतलब समझ में आएगा तो तुम अपने आप क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि ये पुराना ही क्वेश्चन है, नया है ही नहीं। क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज बताओ। अब यार कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज सैंपल में बताना है तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट का मास चाहिए, इसका मास दिया है, इसका निकालना है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो हम बराबर कर देंगे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो हम बराबर कर देंगे। तो भाई कर दो, तो देखो मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल 1:1 की रिएक्शन है अपॉन कॉफिशिएंट, इसके मोल निकालने, इसके मोल कितने दिए, कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 56, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 56, तो ये कितना आ गया 0.5 मोल। मोल को मास बना लो, अरे ये डबल है ना 1/2, अच्छा हाँ मैंने सेटिंग में गलती कर दी इसके अंदर,
है ना। मैं जब इसको लिख रहा था ना क्वेश्चन, तो मैं 56 में 2 से डिवाइड कर रहा था और 23 लिख रहा था, तभी मैं उसी सोच में चला जा रहा था, सेट था दिमाग में। तो मैंने इसको 56 से डिवाइड किया, 2 लिख दिया। तो अब ये 46 हो गया है, तो इसको चेंज कर दें। चलो अच्छा, कैलकुलेशन कोई नहीं भाई, बच्चों ने कहा सर रहने दो यार, तो मैंने कहा रहने देते हैं। अब डिवाइड करके बताओ मुझे फिर। 40 0.4107 मोल। अब देखो इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। अब इसको मास बना लो। मास बनाने के लिए क्या करते हो, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, मिल गया मास, चिपका दो जाके ऊपर। 100 से 100 उड़ गया, 41.07% परसेंटेज प्योरिटी है। 41.07% परसेंटेज प्योरिटी है। क्लियर है। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब समझे। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है वो कंपाउंड सैंपल में कितना है। अब जब तुम पूछ रहे हो वो कंपाउंड सैंपल में कितना है, तो उस कंपाउंड का मास हमें चाहिए होगा, उस कंपाउंड का मास हमें चाहिए होगा। क्लियर है कि नहीं। और उस कंपाउंड का मास कैसे निकालेंगे, वो हमारा रद्दी काम है। क्यों, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। किसी भी एक की इंफॉर्मेशन दी है तो दूसरे की निकल आएगी मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके। किसी भी एक की इंफॉर्मेशन दी है तो दूसरे की इंफॉर्मेशन निकल आएगी मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके। क्लियर है ये बात। चलो फिर इस पर एक क्वेश्चन पेपर का कराते हैं। मैग्नीशियम वाला है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो करा चुका हूं यार कल। ये है। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर का है। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल। देखो देखो सैंपल लिख गया, इसका मतलब मेन कंपाउंड कौन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसी का नाम ही देंगे और कोई नाम नहीं देंगे। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने परसेंट है, यही तो हुआ। सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने परसेंट है। तो परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। अब आप करो, हम नहीं करेंगे। निकालिए सब लोग, सभी बच्चे आंसर निकालें। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब समझते हो, कुछ नहीं होता है कि मेन कंपाउंड का परसेंटेज सैंपल में कितना है। मेन कंपाउंड का परसेंटेज सैंपल में कितना है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो आपको क्या करना है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है और मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है। मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, आपने इसको हीट किया है, ये आया है। इसका मास आपको दिया है, बोर्ड क्या हो गया यार, इसका मास दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, मोल अपॉन कॉफिशिएंट। अब देखो मोल, इसके मोल कैसे बनेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 24 और 16 कितना होता है 40 डिवाइडेड बाई 1। तो इसके मोल आ गए 8/40। अब मोल को मास बना लो। तो मोल को मास बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई,
अब मालिकुलर वेट कार्बोनेट का होता है 60, 12 और 48 60, 60 में 24 और जोड़ दो 84 ग्राम। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट 8 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 84, सैंपल कितना है 20 ग्राम इंटू 100। अब कट्टम काट खेलते हैं, 8 84 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40 20, जीरो से जीरो उड़ गया, 4 से काटा 2, 2 से काटा 2, तो ये आ गया 84%। ये देखो, बस कहीं होगा टिक कर दो। अब हम क्वेश्चन की पलटी मार सकते हैं। पलटी कैसे मार सकते हैं? परसेंटेज प्योरिटी दी है, प्रोडक्ट का मास दिया और परसेंटेज प्योरिटी दी, पलट दो, प्रोडक्ट का मास पूछ लो और परसेंटेज प्योरिटी दे दो क्वेश्चन में। अब हम उल्टा करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी दे देंगे और प्रोडक्ट का मास पूछ लेंगे, है ना? कैसे? देखो मैं बताता हूं, देखता हूं मैं कोई क्वेश्चन लाया हूं। ये क्या है? ये तो करा दिया था कल, डिलीट, इसको करना। हाँ देखो मैंने क्या किया है, ये क्या चीज है? अच्छा सिर्फ उसी में क्लिक टू कैंसल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही टफ पूछ गया है। उसने क्या किया, सैंपल का मास उठा के पूछ लिया। हम डिट्टो वही क्वेश्चन, देखो परसेंटेज प्योरिटी में कुछ भी आए आप वही फॉर्मेट फॉलो करो, जो मतलब आप परसेंटेज प्योरिटी निकालने में करते हो। परसेंटेज प्योरिटी में वो कुछ भी पूछ रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो हमें दिया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, इसीलिए एनटीपी लिखा है, एनटीपी का तो जमाना चला गया है। ओ इसको एसटीपी कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं, क्योंकि तुम इसमें क्या है ना 10-12 कॉन्सेप्ट लगा दोगे, पता नहीं कौन कौन से। क्यों? क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, पूछा लग गया है। व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर CO2 गैस ऑन डिकम्पोजिशन एट STP if sample of calcium carbonate is 60% प्योर, 60% प्योरिटी है। क्लियर है? इसका मतलब मास किसका पूछ रहा है? सैंपल का। मास किसका पूछ रहा है? सैंपल का। तो भाई मास तुमने सैंपल का पूछा है, देखना क्वेश्चन बिल्कुल अलग पैटर्न का है, मगर मैं एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी लाइन अलग नहीं करूंगा। भाई तुमने मास सैंपल का पूछा है, तो परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ मेन कंपाउंड। मेन कंपाउंड कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। मास ऑफ सैंपल इंटू 100। इस बार तुमने क्या किया है, सैंपल का मास पूछ दिया है, इसकी वैल्यू तुमने इस बार दे दी है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ सैंपल इंटू 100। इसका मतलब कहीं से कैल्शियम कार्बोनेट का मास जुगड़ जाए तो खेल खत्म है, सैंपल अपने आप आ जाएगा। है आप देखो वही फार्मूला लगा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, कोई अलग काम नहीं करेंगे। भाई यदि कैल्शियम कार्बोनेट का मास जुगड़ जाए तो सैंपल का मास आ जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास जुगाड़ना बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन हो गया, जैसा हम करते आए हैं। इसकी वैल्यू दी है तो इसकी नहीं निकलेगी, निकल आएगी। मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो बराबर कर देंगे। मोल मैं डायरेक्ट छाप दूं, मोल, अच्छा 22, मोल अपॉन कॉफिशिएंट एक है, बराबर मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो मोल कितना आया? 1/2। अब मास मास निकालना है ना, हाँ मास कितना आया?
मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मास आ गया कि नहीं? उठा के जाके रख दो, बस क्वेश्चन हो गया अपना। अब इसको इधर उधर कर लो, सॉल्व करके बताओ भाई कोई। 83.3 ग्राम। कहीं आंसर है? अब आप बताओ कॉन्सेप्ट में कहीं चेंजेस आया? नहीं। बुक में मत जाओ, बुक में पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, मैं भी डरता हूं उनसे। ऐसा नहीं कि आप ही डरते हो। आप बस जो बताया गया उसको चिपकाते चले जाओ, जो बताया गया उसको चिपकाते चले जाओ। अब परसेंटेज प्योरिटी का मतलब आराम से एक फर्जी चीज है कि भाई उस सैंपल में उस कंपाउंड का कितना परसेंटेज है। ठीक है, कर लोगे? परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन कर लोगे? समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, कहानी को आगे बढ़ाएं। तो देखो, आपको मैंने 4 केस पढ़ा दिए, 4th नंबर का केस है ना ये। ठीक है, अब जरा देखो यार, अब आपको आगे बात बताता है। केस नंबर 5, लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट नाम चल गया है, नहीं तो ये केस नंबर 5 है, हमें और कुछ नहीं करना है। केस नंबर 5, इफ वैल्यू ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट गिवन। यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तब क्वेश्चन को कैसे करना होता है, उसी को आप लिमिटिंग रेजेंट बोलते हो। अब देखो अगला केस क्या है। यदि मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन हो, तो हमें किन बातों का याद रखना चाहिए, बस अब ये है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको मैं देता हूं। कोई एक पेन दे देना या कुछ दे देना, ये है मेरे पास, ठीक है, यहां पड़ा है। देखो, इधर ध्यान दो, एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा। इन दोनों को मिला के हमें एक पेयर बनाना होता है। ये हमारा प्रोडक्ट है जब दोनों मिल जाएंगे। क्लियर? अब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, 4 हमारे पास ब्लैक पेन है, तो बताओ पेयर कितने आएंगे? नहीं नहीं, ये अलग पेन है, ये अलग पेन है। जब एक पेन ये एक पेन ये मिलेगा तब पेयर आएगा। तो यदि 4 हमारे पास ब्लैक पेन है, तो प्रोडक्ट कितने आएंगे? 4 आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में एक ब्लैक पेन यूज होना है, और 4 हमारे पास हैं, तो 4 आएंगे। है कि नहीं? अच्छा, यदि हमारे पास 6 ब्लैक पेन होते तो 6 आते हैं। अब ये हमारे पास 8 होते तो पेयर कितने आते? 8 आते। भाई एक पेयर में एक ही तो लगना है। तो जब इंफॉर्मेशन एक रिएक्टेंट की दी जाती है, तो हम ये मानते हैं कि उसी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा रिएक्टेंट अपने आप उतने अमाउंट में है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट में है, ये मान के चला जाता है जब तक एक रिएक्टेंट की वैल्यू दी जाती है, जैसे अभी तक दी गई, अभी तक दी गई। तो हम क्या मानते हैं, इसकी दी है तो इसकी वैल्यू पे ध्यान ही नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको जितनी वैल्यू चाहिए होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। इसीलिए मैंने कहा 4 पेन है तो तुमने कहा 4 प्रोडक्ट बनेंगे। हम लोगों ने इसके नंबर पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये सपोज करके चल रहे होते हैं। हमने कहा 8 है तो तुमने कहा 8 बनेंगे, क्योंकि सपोज करके चल रहे हैं। जब तुमने इसकी वैल्यू दी तो ये सपोज के चलना है कि ये रिक्वायरमेंट अमाउंट में है, जितना रिक्वायरमेंट होगी उतना है ये। मगर जब दोनों की वैल्यू दी जाएगी तो सपोज कैसे कर लोगे? अब तो दोनों दिए है ना यार, तो अब देख के बताओ, है कि नहीं? अब जरा देखो, मैंने यही काम फिर से किया। अब मैं दोनों दे रहा हूं तो अब तुम सपोज नहीं करोगे। मैंने कहा 4 पेन ये हैं, 2 पेन ये हैं, अब बताओ कितने पेयर बनेंगे? क्योंकि दोनों की वैल्यू दे दी है। अब तुम इसके रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे हो कि 4 बनेंगे, क्यों? क्योंकि दूसरा दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो हम कहते यार ये रिक्वायरमेंट अमाउंट में है, 4 पेन दिए हैं, 4 पेयर बनेंगे। मगर जब मैंने कहा 4 ये है 2 ये है, तो भाई एक पेयर बन गया। फिर एक एक उठाया, एक पेयर बन गया। अब पेयर बने कैसे? ये वाला खत्म और ये वाला बचा है, अब पेयर ही नहीं बनेगा। अब पेयर ही नहीं बनेगा, पेयर इसके रिस्पेक्ट में बने, है कि नहीं?
तो ये जो चीज है वो यही है कि जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दी होगी तो तुम अपने हिसाब से प्रोडक्ट थोड़ी बना पाओगे। पता नहीं वो 100% कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी ये बताया, इसके रिस्पेक्ट में कहां प्रोडक्ट आ रहा है, ये 100% खर्च ही नहीं हो पा रहा है कि नहीं। तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दी होती है तो हमें ये निकालना पड़ता है कि प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, क्योंकि कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है। और जब एक ही रिएक्टेंट दिया होता है तो हमें ये कुछ नहीं सोचना पड़ता है। क्यों नहीं सोचना पड़ता है? क्योंकि ये सपोज करके किया जाता है कि इसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनना है। दूसरा वाला रिएक्टेंट हमेशा इसके रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट अमाउंट में क्वेश्चन में पड़ा है। तो लिमिटिंग रेजेंट में तभी आएगा जब मिनिमम 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो। हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में लिमिटिंग रेजेंट चेक करना है? क्योंकि वो हो सकता है क्वेश्चन में दे कि इसमें से कौन लिमिटिंग रेजेंट है, हो सकता है क्वेश्चन में दे ही नहीं, वो बस अपना क्वेश्चन दे के निकल जाए कि भाई हमें प्रोडक्ट बताओ। तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि यार ये लिमिटिंग रेजेंट वाला क्वेश्चन है, तुम्हें ये पकड़ना पड़ेगा कि ये लिमिटिंग रेजेंट वाला क्वेश्चन है, इसको हमें कैसे करना है, इसको हमें कैसे करना है। तो ये तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। कैसे करना होता है मैं सिखाता हूं, एक एक करके बातों को समझो, फिर छापेंगे क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है। पहला पॉइंट, लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन में क्या होगा, मिनिमम मिनिमम 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें लिमिटिंग रीजन चेक कर लेना चाहिए? मिनिमम 2 रिएक्टेंट, मैक्सिमम 2 से ज्यादा कुछ भी ले लो। मान लो 3 रिएक्टेंट की दी है, 4 की दी है, तो हमें और दिक्कत नहीं है। हमें मिनिमम 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है तो हम समझ जाएंगे कि शायद ये केस लिमिटिंग रेजेंट का है, इसको हमें चेक करना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरा करना कैसे है जरा देखो। वही काम करना है जो स्टैक्योमेट्री में करना है, एक भी लाइन चेंज नहीं करनी है, सिर्फ लास्ट में एक चेकआउट लगाना है। देखो स्टैक्योमेट्री में भी मैंने यही लिखा था, पहले क्या करोगे, बैलेंस करोगे रिएक्शन को, रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। स्टैक्योमेट्री में यही लिखा था। फिर क्या कहा था, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है मतलब गिवन वैल्यू है, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में, कन्वर्ट इनटू मोल। फिर मैंने क्या कहा था, मोल अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो निकालोगे। मोल अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो निकाल लो। अब होगा चेक एलआर, अब एलआर चेक होगा। एलआर की डेफिनेशन अभी नहीं बताई है, बस हम पहले चेक करना सिखा रहे हैं। देखो मोल अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो जिसका छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो एलआर होगा। वो एलआर होगा। आप जब स्टैक्योमेट्रिक का क्वेश्चन करते हो तो यहां तक तो हम जाते ही जाते हैं, बस इस बार चेक कर देना है कि दोनों में से किसका रेशियो छोटा है, जिसका छोटा है वो एलआर होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब अगला पकड़ना, अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एलआर। प्रोडक्ट हमेशा एलआर के रिस्पेक्ट में फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि एलआर 100% कंज्यूम होता है। क्यों? क्योंकि एलआर 100% कंज्यूम होता है। तो प्रोडक्ट हमेशा एलआर के रिस्पेक्ट में फॉर्म होगा। प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एलआर। और हमेशा किसके किसके रेशियो बराबर करोगे, मोल अपॉन
स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एलआर इक्वल टू मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ फाइंड, जो भी फाइंड करना हो हमेशा एलआर से बराबर होगा और किसी से बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। अब ये चीज मैं समझाता हूं जो मैंने लिखी है, इसमें से कुछ बातें समझ पाओगे, कुछ गायब हो गई होंगी, तो पहले समझाता हूं। देखो एलआर का मतलब क्या होता है। एलआर का मतलब होता है वो रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट बताओ जो रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो रहा है। एलआर का मतलब क्या है, वो रिएक्टेंट बताओ जो रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो रहा है। एलआर का मतलब क्या है, वो रिएक्टेंट या वो रिएक्टेंट बताओ जो रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो रहा है। 100% कंज्यूम इन रिएक्शन। एलआर हमेशा 100% कंज्यूम होगा, ठीक है। अब गौर समझना, इसको लिमिटिंग रेंजेंट क्यों बोलते हैं, रिलेटिव वैल्यू, दूसरे के रिस्पेक्ट में लिमिट है, दूसरे के रिस्पेक्ट में लिमिट है, इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले खत्म हो रहा है। आपको मैंने कहा था 4 ये पेन है 2 ये पेन है और पेयर बनाने हैं, तो पहले तुमने एक एक उठाया, एक पेयर बन गया रख दिया, फिर तुमने एक एक उठाया, एक पेयर बन गया रख दिया। अब पेयर नहीं बन पा रहे हैं, ये 0 है ये 2 है, तो ये पहले खत्म हो गया, ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया। ये बच गया, ये एक्सेस रेजेंट हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये लिमिट में है ना, है कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट थी यार, कम था, तो ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया क्योंकि ये पहले खत्म हो गया और ये बच गया, इसलिए एक्सेस रेजेंट। अब प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में बना, इसकी वैल्यू कितनी थी 2, इसकी वैल्यू कितनी थी 4, पेयर कितने बने 2, इसके रिस्पेक्ट में बने, जितना ये था उतना बना, जितना ये था उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आया, इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट नहीं आया। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ऑलवेज प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एलआर, एलआर के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आएगा, इसी वजह से एलआर से कंपेयर करा जा रहा है। जो कुछ भी निकालना है वो एलआर से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया है तो एक से ज्यादा आपके पास मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री रेशियो है ना, है कि नहीं। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया है तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के मोल अपॉन कोफिशिएंट के रेशियो आपके पास है, तो आप दूसरे से भी बराबर कर सकते हो, मगर दूसरे से बराबर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सेस में, इस एक्सेस में से कितना अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है हमें थोड़ी पता है, उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट ऑलवेज एलआर के रिस्पेक्ट में फॉर्म होता है। क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन करते हो, बस मोल अपॉन कोफिशिएंट जब निकालो तो ये चेक कर लो छोटा कौन सा है, जो छोटा है वो एलआर है, बस उसका कंपेयर प्रोडक्ट से कर देना है, बाकी वही रूल वही सब कुछ है। अब जो 100% रिएक्शन में कंज्यूम हो गया पहले फर्स्ट, वो एलआर है। अब जो बच गया उसको क्या कहोगे, एक्सेस रेजेंट। एक्सेस रेजेंट कौन है, देखो प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में एक्सेस अमाउंट में, वो एक्सेस रेजेंट है। जो पहले खत्म हो गया वो एलआर है, जो बचा दूसरा रिएक्टेंट वो एक्सेस रेजेंट है, वो एक्सेस रेजेंट है। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे हम लोग भावनाओं को समझ पाए कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलो करें, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले देख लो ये एलआर का क्वेश्चन भी है कि नहीं। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाँ एलआर का क्वेश्चन है। अब जरा देखो, हमसे रिएक्शन की बात की जा रही है, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन तो है। कह रहा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। रिएक्शन हो रही है, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, जैसा स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन कहता है वैसा कर दो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
मिल के क्या बनाएंगे मुन्ना? वाटर। छपाई कर लो, बैलेंस कर दिया। रिएक्शन लिखी और बैलेंस कर दी, पहला काम हो गया। गिवन इंफॉर्मेशन को मोल बना लो। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? इसके 10 ग्राम है, इसके 64 ग्राम है। मोल बनाओ, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 मोल। 64 डिवाइडेड बाई 32, 2 मोल। अब मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो बनाओ। तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेशियो ये आया। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेशियो ये आया। अब इन दोनों में से छोटा रेशियो कौन है? बस इतना काम एक्स्ट्रा है एलआर वाले में, छोटा कौन है ये चेक करना है। तो एक है 5/2 तो 2.5 और एक है 2/1, तो ये एलआर हो गया क्योंकि ये छोटा है। इसका मतलब ये एलआर है, ये एक्सेस रेजेंट है। ठीक, यहां तक सही है भाई। स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में तो ये करते ही थे, रिएक्शन को बैलेंस करते थे, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करते थे और मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कर देते थे। वहां बिना देखे बराबर कर देते थे, क्यों? क्योंकि वहां एक ही दिया होता था, यहां 2 दिए। तो बस यहां पे इतना चेक कर लेना है छोटा कौन है, मिल गया, अब बराबर कर दो। तो लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, बस आंखों से देखना होता है कि छोटा कौन है। इतना सा काम बढ़ा है, बस आंखों से देख के छोटा वाला रेशियो पहचानना, इतना सा काम बढ़ा है और कोई काम नहीं बढ़ा है। ठीक है, वो फर्जी में नाम है लिमिटिंग रेजेंट, हमने तो कुछ नहीं कहा रहा। हम लोगों ने क्या किया? वही काम किया। अब कर लो यार, छोटा कौन है ये? तो इसके साथ मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 1, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 2, मोल ऑफ O2, मोल ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल कितने आ गए? 4 आ गए। अब देखो मास पूछ रहा है कि मोल पूछ रहा है? ऑप्शन किस में है? मोल में है, तो 4 किधर है? हमारा काम खत्म हो गया है। तो लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन में बस एक बार आंखों का यूज है कि देख लो कौन सा रेशियो छोटा है, बस। नहीं तो जो स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चन में कर रहे हैं वही वहां कर रहे हैं। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में बनाते हैं, फिर मोल अपॉन कोफिशिएंट के रेशियो बराबर करते हैं। बस इस बार इतना सा काम बढ़ा है कि देखकर छोटे वाले के साथ बराबर करना है, इतना सा काम बढ़ा है, और कुछ बड़ा ही नहीं है। देख लो, अब तुम जिद कर रहे हो नहीं ये तो आपने किया है, हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा भाई तुम भी कर लो। हाँ, 5 5 5 रुपए वाला क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। करो जल्दी जल्दी, जल्दी से क्वेश्चन करिए। ऑप्शन लिख देता हूं, ABCD लिख दो, नहीं तो आंसर कैसे बताओगे, है ना? नहीं नहीं, 5 रुपए का नहीं है, देंगे 5 रुपए वाला भी। हाँ भाई, निकालिए। पहले तो ये समझ पा रहे हो कि ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है भी कि नहीं, क्योंकि इसने कहीं नहीं कहा है कि लिमिटिंग रीजन का है। क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का है? क्यों है? क्योंकि 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है। छाप के बताओ आंसर। 1 मोल, लाओ मैं भी कर दूं। क्या है? H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, सही है। अच्छा, इसके मोल पहले वैल्यू, रिएक्शन आप देखो, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं करता चला जाऊंगा। आपको रूल पता होना चाहिए कि हाँ उसी रूल से कर रहे हैं। रिएक्शन लिख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेशियो निकालना है, जो छोटा रेशियो उसको बराबर कर रहे हैं, करना यही है। ठीक है, तो अब बोलूंगा नहीं ज्यादा। देखो ये जो हमारे पास वैल्यू है, इससे मोल बनाया, 1 मोल आया। इसका कितना आया? 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, हाफ मोल आया। ठीक,
अब मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो यार ये रेशियो छोटा है तो ये एलआर हो गया, ये एक्सेस हो गया। अब प्रोडक्ट, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट। अब देखो मैंने हमेशा एलआर से बराबर किया है, इससे बराबर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक्सेस एजेंट है। मैंने कहा था हमेशा क्या करोगे, जो कुछ भी निकालना होगा एलआर से कंपेयर करोगे, तो एलआर Cl2 है तो Cl2 से कंपेयर किया है, तो HCl के कितने मोल आ गए, 0.5 इंटू 2, तो ये हो गया जाके 1 मोल, तो 1 मोल आंसर ये है। क्लियर है? चलो अच्छा, ये पीवाईक्यू है, ध्यान रखना ये सारे पीवाईक्यू हैं, इनके ईयर हटे हुए हैं, इनके ईयर हटे हुए हैं, ये सारे पीवाईक्यू हैं। ये देखो यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने कराया है, तो उसमें ईयर हटे हुए हैं क्योंकि इसमें मैं पीवाईक्यू ही लाया था। हाँ ये करिए, ये वाला करो, ABCD मैं डाल देता हूं, ACBD, बताइए जल्दी से करें। इन द रिएक्शन 4 अमोनिया 5 O2 गिव्स इतना, 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट द कंपटीशन। अब यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये एलआर का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ऐसे बने हैं, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन कंज्यूम होगा, तो एलआर हल्का सा समझ में आता है, मगर करना वैसे ही है। हाँ बताइए सब लोग, सभी लोग आंसर बताएं। सी, आसान तो तब होता जब हर स्क्रीन चल रही होती है कि नहीं, वैसे भी बहुत हाईटेक है, हम लोग के जमाने में तो दिखता भी नहीं था। चलो भाई आंसर बता लोगे सब लोग, बताओ क्या है, सी। चलो देखते हैं, देखो रिएक्शन गिवन है, गिवन है, क्या बैलेंस है, बैलेंस है, तो हमको क्या करना है, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट है, सीधा लास्ट वाला ऑप्शन लगा देना है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट इसका, मोल अपॉन कॉफिशिएंट इसका। अब छोटा कौन है, 1/5, तो ये हमारा एलआर हो गया, ठीक है, ये हमारा एलआर हो गया। अब मेडिकल का क्वेश्चन है इसलिए आप चाहो तो इतने से काम चला सकते हो और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर है। क्यों? क्योंकि भाई मेडिकल का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो एक आंसर मिल गया, हम आगे क्यों सॉल्व करें। मगर यदि वो इसके नीचे एक स्टेटमेंट जोड़ दे तो पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा, हाउ मैनी ऑप्शन आर करेक्ट, 1 2 3 4 5, तो अब तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो अब सॉल्व करो, क्वेश्चन बना दिया है। तो अब आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये वाला तो गलत हुआ पता चल गया क्योंकि ये पूरा कंज्यूम हो रहा है, ये एलआर है तो ये एक्सेस हो गया, तो ये तो कंज्यूम होगा नहीं, तो ये तो गलत है। मगर यार ए और डी, ए और बी भी तो सही हो सकते हैं, क्योंकि अब मैंने नीचे लिख दिया ना स्टेटमेंट, हाउ मैनी ऑप्शन आर करेक्ट, एक ऑप्शन करेक्ट है या दो ऑप्शन करेक्ट है या तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो अब तो सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो अब इसको करो, वाटर निकालना है, तो किसका कंपेयर करोगे, एलआर से, तो भाई देखो मोल, डायरेक्ट कर दूं, डरोगे तो नहीं, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो मोल ऑफ वाटर कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 5, 1.2 मोल, 1 मोल कह रहा है, गलत है। अब इसको करो, किससे कंपेयर करोगे, एलआर से, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल
अपॉन कॉफिशिएंट, पॉइंट 8। क्या आ रहा है? नहीं, ये भी गलत है ना? ठीक है, तो अगले साल उसको क्वेश्चन बनाना है तो ज्यादा थोड़ी कुछ करना है, इसमें बस यहाँ पे 0.8 लिख देना है, यहाँ पे 1.2 लिख देना है और नीचे जोड़ देना है हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या हाउ मैनी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो क्वेश्चन बन गया। अब तुम लोग कह रहे हो कि नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, कुछ और क्वेश्चन दो, तो मैंने कहा लो यार, हाँ टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। टाइम कितने बजे होता है यार? 9:30 पे कैसे हो सकता है? कल तो 10 बजे हुई थी। अच्छा, सेकंड स्लॉट मेरा उसमें लगा हुआ है ना, सेकंड स्लॉट वो बैच 1 में लगा हुआ है। जल्दी करो, जल्दी करिए। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लंबा है, और ये भी मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ईयर मैंने रफ कर दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो मैंने जेई में भी कराया है। एक्चुअल में यहाँ तो जिम्मेदारियां पूरी दुनिया की है ना, नीट से लेके जेई का, तो ये मैंने जेई में भी कराया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेंस में आराम से मस्त तरीके से पूछा जा सकता है, मगर ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई का नहीं है, ये नीट का क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, एक्चुअल में जेई का बच्चा जो होता है ना, नीट का क्वेश्चन देखता है तो उसको लगता है यार नीट का क्वेश्चन है। अब हम लोगों को आइडिया होता है कि नहीं भैया ये नीट का है, मगर जेई से भी तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई का है मगर ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, तो वो हम लोगों को आइडिया होता है कि हाँ यार किस क्वेश्चन को कहाँ कराना है। मगर बच्चों को लगता नहीं यार सर नीट का करा रहे हैं, और उनको आता नीट का भी नहीं है। ठीक है, उनको लगता है कि नीट का एग्जाम इजी होता है। हमें जेई पढ़ाना आसान लगता है नीट से, क्यों? क्योंकि जेई में कुछ चीज छोड़ भी दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी रैंक आ जाएगी। नीट में ना तो कुछ छूटना चाहिए, ऊपर से प्रैक्टिस बहुत है, उनके पास टाइम भी होता है। 3 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, अरे भाई एक बार गलत कर लो, 2 बार गलत कर लो, तीसरी बार तो सही करने का मौका है। यहाँ तो भाई पढ़ा, सही हुआ तो हुआ, नहीं तो बस कटा, दोबारा पढ़ने का भी मौका नहीं है। तो एग्जाम दोनों टफ है, कोई एग्जाम इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है तो आपके अंदर का परफेक्शन बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि गलत करने का टाइम नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन को तुमने गलत कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम पेपर छोड़ोगे या कुछ क्वेश्चन गलत करोगे, वो तो होगा ही नहीं, उसके साथ आता हुआ क्वेश्चन में भी रिस्क हो गया, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि तुमने एक क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया है तो 50 सेकंड तो चले गए ना उसको सॉल्व करने के चक्कर में। तो गेम बहुत टफ होता है नीट का भी, और जेई का टफ सिर्फ इस वजह से होता है कि थोड़ा सा पेपर टफ आता है बस, मगर आराम ही होता है। कुछ सिलेबस छोड़ भी दो, एडवांस में तो 20% सिलेबस छोड़ दो आप। हाँ बताओ। अब देखो कहा गया है 0.1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज वेसल। दो रिएक्टेंट की वैल्यू दी है, इसलिए लिमिटिंग रेजेंट चेक करना चाहिए। अब मैग्नीशियम को बर्न करोगे, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, बैलेंस मार लो, रिएक्शन लिखी, बैलेंस कर ली। इसके कितने हैं? 1 ग्राम। इसके कितने हैं? अब मोल बनाओ, इसमें कैलकुलेशन बहुत है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है मगर इस लायक नहीं था, इसीलिए वो उस समय आया था जब AIPMT और एम्स चलता था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है। इसका बताना 24 होता है ना, ये आया मोल, इसको मोल बनाओ, ये आया मोल। अब चेक करो LR कौन है, तो मोल डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट। अब यार ये पॉइंट वाली वैल्यू में छोटा कौन है देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ता है। तो छोटा कौन है बताओ मुझे? ऑक्सीजन है ना, मतलब देख लिया है।
तो भाई ये एलआर हो गया, ये एक्सेस रेजेंट हो गया, तभी तो ये मेडिकल की जगह उसमें आना चाहिए। अब देखो जो मेडिकल वाले क्वेश्चन थे उनकी डाटा इजी थे, ये भी मेडिकल क्वेश्चन मगर इसका डाटा भी बहुत टफ है, डिवाइड डिवाइड करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो भी ज्यादा चीजें पूछ डाली हैं। अब वो कह रहा है कि एलआर कौन है, ऑक्सीजन, और क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, इफ लेफ्ट इन एक्सेस और हाउ मच, ये हाउ मच लगा के और टफ कर दिया। तो लेफ्ट इन एक्सेस कौन है, mg, तो ये और ये तोड़ गए। अब इन दोनों में कोई है, अब हाउ मच के लिए mg कितना बचा निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि कुछ भी कहा जाए कंपेयर किससे होगा, एलआर से होगा। कुछ भी करना है कंपेयर एलआर से ही करना है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन है। तो एलआर, अब देखो मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो मोल ऑफ mg, कौन से मोल, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने आए 0.56 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2, तो 0.56 डिवाइडेड बाई 16 मोल। अब इसको मास बनाओ, मास, तो 0.56 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 24, तो 8 दूनी 8 त्रिक, और मार दो, तो 3 9 और 6। एक बार देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही मेरे को कि सही है, फीलिंग नहीं आ रही अच्छी मुझे, एक बार देखो कहां, इसको काटने पे ना, हाँ वही मैं कह रहा था, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि मुझे इतना तो इतने सालों से क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो मुझे ये तो आइडिया है कि यार ऐसा कुछ नहीं आता था। तो जैसे ही मैंने काटा यहां लिखा ना 0.9, तो मुझे ये याद है कि 99 नहीं आता है, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि फीलिंग नहीं अच्छी आ रही, इसको जरा सेट करो। अब मल्टीप्लाई करो, 8 त्रिक 24 और 6, 6 और 8, हाँ अब सही समझ में आ रहा है। इतना खर्च हो गया है भाई, जो कंपेयर से निकल के आएगा वो खर्च वाला निकल के आएगा, इतना खर्च हो गया है। तो हमारे पास 1 ग्राम था, 1 ग्राम में से इतना खर्च हो गया है, तो भाई बचा कितना, तो ए आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन मेडिकल के लेवल का नहीं है, यदि मेडिकल के लेवल का करना है तो क्वेश्चन की डाटा थोड़ा इजी कर दो यार। इस क्वेश्चन जिसको आता है ना उसको करने में भी 1.5-2 मिनट लगेंगे, जिसको आता है पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और जिसको नहीं आता है वो तो मतलब परेशान होगा ही होगा। कर लोगे, अच्छा, अरे कहां हुआ अभी, बताओ जल्दी से, चलते चलते तो एक क्वेश्चन कर ही लिया जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, अच्छे से करो। अब ये सारे पीवाईक्यू थे जितना मुझे याद है, करिए। इन हैवर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन, 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वेयर टेक इन ए रिएक्शन। अब देखो 30 लीटर हाइड्रोजन है, 30 लीटर नाइट्रोजन है, मिलके क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। ये भी 30 लीटर है, ये भी 30 लीटर है, ठीक है। विच ईल्ड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ईल्ड का मतलब क्या है, अभी पीछे पढ़ाया है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। ईल्ड का मतलब क्या है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, तो 50% रिएक्शन हुई है। तो भाई जब 50% रिएक्शन होगी, तो यहां ये लिमिटिंग रेजन का क्वेश्चन है, 50% किसका, भाई किसी ने इसका 50% निकाला तो अलग आंसर आएगा, इसका निकालोगे तो अलग आएगा। तो 50% किसका लोगे, लिमिटिंग रेजेंट का लोगे। खतरनाक क्वेश्चन है ये, यहां पे जोश जोश में बच्चे ने 50% यदि हाइड्रोजन का ले लिया तो गेम हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन का ले लिया तो गेम हो जाएगा। तो लिमिटिंग रेजेंट का 50% लोगे, तो लिमिटिंग रेजेंट कौन है, ये मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो ये छोटा है,
तो इसका 50%, 50% का मतलब 15। अब गौर से देखो, जब इसके 3 खर्च होते हैं तो इसके 1 खर्च होते हैं, 1/3। तो जब इसके 15 खर्च होंगे तो इसके कितने खर्च होंगे, 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, इसमें लिमिटिंग रीजन लगा है मगर पता नहीं चलता है किसका 50% लेना है। ऑलवेज लिमिटिंग रीजन का, क्योंकि लिमिटिंग रीजन 100% कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट उसके रिस्पेक्ट में बनता है, तो रिएक्शन भी उसी के रिस्पेक्ट में चल रही है। तो लिमिटिंग रीजन ये है, इसका 50% खर्च कराना है, इसका नहीं। और ये आपको यदि कॉमन सेंस होगा तो अपने आप पता चल जाएगा, इसका यदि 15 खर्च होगा तो इसका 45 खर्च होगा, तिगुना खर्च होना है ना। 45 है ही नहीं यार, देखो है 45 है ही नहीं, तो 50% इसका लेना है। तो जब ये 3 खर्च होता है तो ये 1, मतलब 1/3 खर्च होता है। 15 खर्च हुआ है, 5 खर्च होगा। अब जितना ये खर्च होता है उतना उसका डबल ये बनता है। इससे कंपेयर क्यों नहीं कर रहा, कंपेयर करना टफ है भाई, ये 3 खर्च होता है 2 बनता है, तो कंपेयर करना थोड़ा टफ लग रहा है ना, तो मैंने इससे उठा के कंपेयर कर दिया। जितना ये खर्च होगा उसका डबल बनेगा, तो ये 5 खर्च हो रहा है, ये 10 बनेगा। तो आफ्टर रिएक्शन ये कितना है, 15 लीटर। आफ्टर रिएक्शन ये कितना है, 25 लीटर। आफ्टर रिएक्शन ये कितना है, 10 लीटर। अब चेक करो, 10 लीटर है अमोनिया, 25 लीटर है नाइट्रोजन, और 15 लीटर है हाइड्रोजन। डी आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की खास बात यह थी कि पहले तो ये पता कर लें कि 50% ईल्ड का मतलब क्या है। फिर दूसरी खास बात यह थी कि 50% रिएक्शन हुई है तो किसकी 50%, लिमिटिंग रीजन की 50% कि किसी की भी 50%। तो इस क्वेश्चन की खास बात यह है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि 2 हेडिंग रह गई हैं, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है 5-10 मिनट में हो जाएगी, और लॉज 5-7 मिनट में वो भी हो जाएंगे। दोनों से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर दोनों निपटाऊंगा। उसके बाद आपको नया चैप्टर चालू करूंगा, लिक्विड सोल्यूशन। अच्छा हाँ, डीपीपी का बता देता हूं, आप सभी लोग इस टेलीग्राम पे, ये मेरा टेलीग्राम है, सर्वेश दीक्षित, मैंने डीपीपी डाल दिए हैं, असाइनमेंट डाल दिए हैं, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल। इस टेलीग्राम पे मैंने सभी एमपीएस डाल दिए हैं और सभी आरपीएस डाल दिए हैं। एमपीएस 1 है, आरपीएस 5 है, टोटल मिला के 125 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 2 दिन बाद मैं टेस्ट लूंगा। आप 2-3 दिन खूब प्रैक्टिस करते रहो बैकएंड में, फिर जिस दिन टेस्ट लूंगा बता दूंगा, शाम को लूंगा, जैसे आप आराम से रात में 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में, या जब भी बता के लूंगा, उसी में इंफॉर्मेशन डालता रहूं, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं जाता है, सिर्फ कंटेंट जाएगा, या फिर मैं जो बातें बोलता हूं बच्चों को समझाने के लिए, बोलने के लिए, वो देता हूं। ठीक है, तो उसके बाद इसका टेस्ट आएगा, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, वैसे 30 क्वेश्चन का मैं टेस्ट देता हूं। पढ़ते जाओ मगर प्रिपरेशन इस लेवल की करते जाओ कि इफिशियंसी हाई रहे। ठीक है, तो आपको काम ये करना है, कल चैप्टर खत्म होगा, 2-3 दिन मैं दूंगा कि आप खूब क्वेश्चन कर लो, आरपीएस कर लो, एमपीएस कर लो, वो एक पैकेज है ना हमारा तत्व, वो कर लो, या आपके पास कोई बुक है वो कर लो, या किसी और का पैकेज पड़ा है वो कर लो। आप अपनी तरफ से मजबूत हो जाओ कि नहीं, अब हमने इतनी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए, सारे सब टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए कि अब हम टेस्ट देंगे तो 90% इफिशियंसी होगी। तो 2 दिन बाद फिर मैं उसमें टेस्ट डालूंगा कि भाई अब तुम लोग टाइमर लगा के क्या 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 वो होंगे गाइडलाइन, मैं उसमें लिख दूंगा या बोल दूंगा कि भाई इतने मिनट का टाइमर लगाना है, ठीक है, और इस तरह से करना है, वो मैं सारी बातें वहां बता दूंगा। हाँ यार खिला दो, कुछ खा लेंगे यार, मैं इसी को तो ढूंढना था यार, है? इसको उतार दूं पहले।